हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो सभी जो है मतलब छठ पूजा तो एंजॉय कर लिए हैं। चलिए अब जो है मतलब इतने दिनों के बाद जो है मतलब फिर से हम लोग जो है क्लास पे आते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्वथनांक का उन्नयन ये क्या होता है, और इसको जो है प्रूफ जो है मैंने मतलब प्रूफ जो है ये मैंने खुद से नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली में उतना टाइम आप लोग का बचा नहीं है। तो इस वजह से मैं पीडीएफ के थ्रू जो है मैं आपको समझा दिया था। ठीक है, तो ठीक है। और ऐसे भी मैं भी प्रूव करता तो बिल्कुल वैसे ही करता। सिंपल सा बात है, उसमें से एक दो मतलब जो फार्मूला जो छूटा हुआ था तो वो मैंने इसी में मेंशन कर दिया हुआ है। तो आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा एक बार, अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, क्योंकि ये 3-4 चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक अवनमन, प्रासरण दाब, ये सारा चीज़ जो है ना बिल्कुल एकदम पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट लॉ, हेनरी लॉ, ये जो है बिल्कुल एकदम पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो इसके बारे में मैंने आपको कुछ जो है पहले क्लास में मैंने बताया, और आज जो है मैं आपको ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आने वाले जो है कम दिन के अंदर जो है आपका मतलब आने वाले मतलब जितने दिन का मैंने टारगेट आपको बताया था उतने दिन के अंदर जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बस आप लोग जो है रेगुलर क्लास देखा करो और नोट्स बनाया करो। बिल्कुल इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग जो है बात करेंगे आज हिमांक का अवनमन का। ठीक ना, कि हिमांक का अवनमन अवनमन जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, हिमांक का अवनमन के बारे में बात करने से पहले आप लोग जो है एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी जगह पे शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, सभी जगह पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्लास भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रासरण दाब। प्रासरण दाब का जो अवनमन होता है तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है रिवर्स यानी कि विपरीत जो होता है ना, तो विपरीत प्रासरण दाब भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है इसके बाद हम लोग और एक चीज़ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं इसको, अरे आई से डिनोटेड मतलब करते हैं उसको, बताओ। तो उसको जो है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेंट नाम का जो है ना एक वैज्ञानिक था। वही जो है मतलब द्रव्यमान को लेके जो है ना वो मतलब एक एक मैटर दिए हैं, तो उसी को जो है आई से डिनोट किया जाता है और उसी के बारे में हम लोग को जानना है थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ का जो है ना मतलब वाष्प दाब के हिसाब से द्रव्यमान निकाला जाता है तो अलग हो जाता है, और उसका रियल द्रव्यमान जो है वो अलग हो जाता है। तो उसी को लेके जो है मतलब 1880 में एक जो है डेटा निकाला गया और उसी पे जो है एक लॉ बनाया गया। तो उसके बारे में हम लोग को देखना है। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हिमांक का अवनमन। अब सबसे पहले जो है आप समझिए यहाँ पे हिमांक का अवनमन होता क्या है। चलिए इसको हम लोग साइड करते हैं, और सबसे पहले जो है मेन जो फोकस है हम लोग को समझने का, तो उसको हम लोग समझते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए हिमांक का अवनमन। तो हिमांक अवनमन क्या होता है, तो इसको समझिएगा कि यह वह तापक्रम है जिस पर किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होते हैं। यानी सिंपल सा बात है, देखो वैसा टेम्परेचर यानी वैसा ताप जिसमें कि क्या हो जाए, जो ठोस अवस्था में उसका वाष्प दाब है, मान के चलो ठोस अवस्था में जो वाष्प दाब है, ठीक ना, ठोस अवस्था में जो वाष्प दाब है तो वो किसके बराबर हो जाए, द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ठीक ना, किसके, द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ठीक ना, द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर। ठीक ना, द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, यानी वैसा तापमान
या फिर जिस तापक्रम पर लिखिएगा, जिस तापक्रम पर कोई भी द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो तो उसे हिमांक, क्या बोलते हैं उसे, हिमांक बिंदु, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक ना, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया ये। यानी ठंडा जो होता है ना, तो जब सिंपल में कहने का मतलब है जो जमना स्टार्ट होता है ना, तो वही, इसी को हिमांक बिंदु बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक। अब देखो सिंपल सा बात है, अब दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस आएगा। तो मान लो यहाँ पे क्या चीज, मान लो, ठीक ना, उसका टेम्परेचर में तो डिफरेंस आएगा ना। तो यहाँ पे मान लो कि ये देखो, चलो यहाँ पे मान लो टी नोट एफ मानो, ठीक है। ये क्या है, तो ये जो है विलायक का, शुद्ध विलायक जो होता है उसका क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक ना। ये किसका है, शुद्ध विलायक का, ठीक ना। विलायक क्या होता है, जिसमें कि कोई भी चीज़ को घोला जाता है, ध्यान देना, जिसमें कोई भी चीज़ को घोला जाता है उसको विलायक बोलते हैं, ठीक ना। और उसमें जो उपस्थित विलेय है, ठीक ना, तब जब उसमें क्या किया जाता है, विलेय को घोल दिया जाता है, तब उसका जो है, तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है, ठीक। दो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और इसी दोनों के, ठीक ना, यही दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं, ये दोनों के अंतर को बोलते हैं डेल टी एफ। डेल सीधा, डेल से सीधा याद रखो, ये डेल का निशान है, ये जो है डेल का निशान, ठीक। तो डेल से सीधा याद रखो, डेल मतलब अंतर ही रखो याद आप, ठीक है। तो डेल से जो है आप सीधा याद रखो। अब यही डेल एफ जो है, टी एफ, डेल टी एफ क्या है, यानी ये डेल टी एफ जो है, यही क्या है, हिमांक का अवनमन, इसी को क्या बोलते हैं, हिमांक का अवनमन। क्या लिख दिया मैंने, अवस्था, हिमांक का अवनमन, ठीक है, ये हिमांक का अवनमन है, ठीक। यही चीज देखो यहाँ पे बताया हुआ होगा, ये देखो यही चीज है ना, हिमांक का अवनमन हो गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज, ये हिमांक का अवनमन जो होता है ना, ये समानुपाती होता है मोललता के। हिमांक का अवनमन डायरेक्टली समानुपाती होता है मोललता के, ठीक। अब ये मोललता जो है, ये तो समानुपाती को हटाने के लिए यहाँ पे क्या दिया जाता है, के एफ, ठीक ना। देखो डेल टी एफ बराबर के एफ एम, समानुपाती का चिन्ह हट गया यहाँ पे। अब ये के एफ है क्या, तो यहाँ पे इसका नाम जो है ना, ये क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है। के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक, इसी को क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक, इसी को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, इसी को बोलते हैं। तीनों चीज इसी का नाम है, ठीक। के एफ का, ये के एफ का मान जो है आपसे, हाँ, के एफ का एसआई मात्रक पूछा जाता है, तो इसको एक बार देख लीजिए। के एफ का एसआई मात्रक यहाँ पे होता है, चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, केल्विन के जी मोल इनवर्स, ये के एफ का एसआई मात्रक है, केल्विन के जी मोल इनवर्स, ठीक। ये हो गया। अब ये देखिए, ये तो आप जानते हैं, मोललता बराबर ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, W2/M2 और यहाँ पे W1/1000 ये होता है। अब इसी को क्या करो, ये देखो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो,
W2 इंटू 1000 इसको लिख सकते हो ऐसे। ऐसे भी तो इसको लिख सकते हो। अब क्या हुआ, ये m बराबर है, ये सारा चीज़ किसके बराबर है, m के बराबर। अब ये जो है इसी में क्या आ गया, m के बराबर है, और आपको पता है कि m किसके समानुपाती होता है, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर होता है ना, ठीक है, kf। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, बस कुछ नहीं किया, ये kf का जो है मान रख दिया यहाँ पे, बस सिर्फ यही ये वाला फार्मूला जो है, यहाँ देखो ये वाला जो फार्मूला है इसी में क्या कर दिया, यहाँ पे kf से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये यही चीज़ है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक। और यहाँ पे ये क्या किया, ये देखो ये जो m2 यहाँ पे था ना उसको लाके यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और ये जो यहाँ पे था तो उसको लाके यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है समीकरण में जो गुना में होता है वो भाग में, जो भाग में होता है वो गुना में होता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं किया हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब एक चीज़ और आती है बात यहाँ पे, kf क्या है, हिमांक स्थिरांक। हिमांक स्थिरांक बराबर भी जो है एक फॉर्मूला होता है, तो हिमांक स्थिरांक बराबर जो है आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना, Rm1TF, Rm1TF, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये वाला आपका, और इंटू जो है 1000 इंटू डेल यहाँ पे गलन का इंथैल्पी। ये देखो इसकी दोनों अलग अलग है, ये किसके लिए है, ये है आपका जब गलन का इंथैल्पी रह दिया हुआ तब, मेल्टिंग वाला। ये जो है आपका स्टीमिंग वाला जब क्या रहे आपका वाष्पन, जब आपका वाष्पन का रहे तब, दोनों सेम है बिल्कुल, सिर्फ जो है आपका यहाँ पे ये इंथैल्पी वाष्पन का, यहाँ पे इंथैल्पी गलन का, बस और कुछ नहीं है, ठीक। kf का मान है, इसी kf का मान जो है निकालने में आसानी होगा, ठीक। kf का मान हमेशा किस पे निर्भर करता है, इसकी ये जो प्रकृति पे, इसकी प्रकृति पे निर्भर करता है, ठीक ना, विलायक जो है किसकी किस प्रकार की प्रकृति है, ठीक। ओके, ये यहाँ पे जो है कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ जो है विलायक है जिसका kf का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से एक दो को याद रखना चाहते हो तो रख लो, अदरवाइज जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सिंपल सा यहाँ पे जो है जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, kf का मान जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि इतना ज़्यादा जो है डाटा किसी को याद रहेगा ही नहीं, सिंपल सा बात है। अब हम लोग आते हैं प्रासरण और प्रासरण दाब पे, प्रासरण और प्रासरण दाब पे। ये देखो सबसे पहले हम ये फिगर को समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, प्रासरण। प्रासरण किसको बोलते हैं, प्रासरण आप सिंपल सा एग्जाम्पल से समझ सकते हो। आपने देखो रसगुल्ले तो खाए होंगे, तो वो जो फुला हुआ होता है तो वो किसके कारण फुला हुआ होता है, वो आपका प्रासरण के कारण ही फुला हुआ होता है, ठीक है। वो किसके कारण, प्रासरण के कारण फुला हुआ होता है। प्रासरण देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि जिसमें ज़्यादा, ये देखो मान लो कि इसमें जो है यहाँ तक है, यहाँ तक पानी है, ठीक है, मान लो ऐसा, ठीक ना, इसमें क्या मान लो यहाँ तक की पानी है, ठीक। तो ये जो है ना ये किधर बहेगा, तो सिंपल सा बात है जहाँ पे जिधर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जिधर का ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये प्रेशर देगा, तो ये जो है इधर प्रेशर पड़ेगा, और जब इधर प्रेशर पड़ेगा तो ये इधर बहेगा। अगर इधर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो सिंपल सा बात है इधर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये इधर बहेगा।
और ये ऐसा तब तक होगा जब तक कि दोनों बगल का जो है प्रेशर समान नहीं हो जाए, यानी साम्य अवस्था इसको बोलते हैं। तो ऐसा तब तक होगा, ठीक, ऐसा तब तक होगा जब तक कि दोनों का क्या हो जाए, दोनों का प्रेशर समान नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परासरण। क्या बोलते हैं इसको, परासरण। परासरण में आपको अगर बोले कि परासरण का डिफिनेशन दीजिए, तो आपको सिंपल सा लिखना है कि परासरण, आपको परासरण के लिए क्या लिखना है, आपको सिंपल सा परासरण के लिए लिखना है यहाँ पे कि लिखिएगा आप यहाँ पे विलयन एवं विलायक, क्या लिखिएगा, विलयन एवं विलायक के मध्य कोई अर्धपराग झिल्ली। अच्छा, एक अर्धपराग झिल्ली का मैंने बात किया, तो अर्धपराग झिल्ली कौन सा है, ये वाला, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है SPM, ये पार्ट जो है अर्धपराग झिल्ली है। तो लिखिएगा विलयन और विलायक के मध्य, ये देखो रहा विलयन, ये आपका विलायक, विलयन और विलायक के मध्य अर्धपराग झिल्ली इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है कि विलायक के अणु, विलायक के अणु विलयन में से निकलकर, विलायक के अणु विलयन अर्धपराग झिल्ली से निकलकर किधर जाता है, विलयन की ओर प्रवाहित होता है। किधर प्रवाहित होगा, विलयन की ओर प्रवाहित होगा। यानी विलायक का अणु जो है, ये विलायक का अणु जो है ये किधर जाएगा, विलयन की ओर प्रवाहित होगा, इधर, इधर प्रवाहित होगा, ठीक ना। तो उसे क्या बोलते हैं, परासरण, उसे क्या बोलते हैं, परासरण, ठीक। अब परासरण दाब समझ लीजिए। तो परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब होता है एक्चुअली में, देखिए पहले तो आपका क्या हो रहा था, इधर हो रहा था। परासरण दाब जो है मतलब एक साम्यावस्था तक होगा। मैंने आपको बताया था कि जब प्रेशर दोनों का बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक ना, ये रुक जाएगा। लेकिन ये देखो, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि, चलो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा, ये देखो साम्यावस्था प्राप्त होने तक प्रवाह सतत बना रहता है, ठीक ना। यानी साम्यावस्था जब तक ये प्राप्त नहीं होगा तब तक जो है चलते रहेगा, ये प्रवाह बहते रहेगा। लेकिन जैसे ही साम्यावस्था हो जाएगा ये जो है प्रवाह रुक जाएगा। लेकिन अब क्या होता है, लेकिन आप चाहे तो इसका जो है प्रेशर बढ़ा के, यानी देखो इसमें जो है कम हो जाएगा, मान के चलो कि इसमें जो है दोनों बराबर हो गया, इसमें भी बराबर, इसमें भी बराबर। लेकिन फिर भी क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि हमको और प्रवाहित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो टेम्परेचर है, इस वाले का टेम्परेचर जो है और बढ़ाना पड़ेगा। और यही जो है जो टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं परासरण के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं। सिंपल सा लिखेगा, अतिरिक्त परासरण के लिए जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है या अतिरिक्त प्रेशर लगाया जाता है तो उसे परासरण दाब कहते हैं, ठीक। ये फिगर जो है बना लीजिएगा, परासरण दाब पूछे तो उसका डिफिनेशन लिख के ये फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे परासरण दाब का ये सिंबल है, ठीक ना। इसका जो है CRT, यहाँ पे C क्या है, C क्या है, तो C जो है यहाँ पे लिया हुआ है मोलरता के लिए, क्योंकि यहाँ पे M इसलिए नहीं लिया हुआ है क्योंकि M का जो है यूज और भी होने वाला है, तो सब जो है एक जैसा हो जाएगा, इसीलिए जो है यहाँ पे C लिया हुआ है, ठीक। ये C बराबर क्या है, मोलरता है, लिख लीजिएगा यहाँ पे C बराबर क्या है, यहाँ पे मोलरता है, ठीक ना। और यहाँ पे जो है और कुछ नहीं, ये जो है आपका समीकरण होता है बिल्कुल इस तरह का परासरण दाब के लिए। और R क्या है, हाँ एक चीज़ और, R है आपका गैस नियतांक, T आपका टेम्परेचर है, जिस भी टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक। अब ये देखिए C,
यानी मोलरता बराबर आपका क्या होता है, मोलरता बराबर आपका मोल बटे आयतन। तो ये जो है आपका N2 बटे भी लिखा हुआ है, ठीक है, N2 बटे भी, ठीक ना। उसके बाद जो है यहाँ पे, हाँ ये देखो है ना, मोल लीटर में, मोल आपका जो है किस में, लीटर में होना चाहिए। हाँ, आयतन आपका लीटर में होना चाहिए, मोल आपका संख्या में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे M2 मोलर द्रव्यमान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसी तरह से ये क्या कह रहा है, अगर आपका जो है ये आपका लीटर में ना देके ग्राम में दिया हुआ हो, लीटर में नहीं देके आपका ग्राम में हो, तब क्या हो जाएगा, तब आपका जो है अनुभार निकाल लीजिएगा, यानी W2 बटे M2, यानी इसका मोलर द्रव्यमान। और उसके बाद जो है आपको वही चीज़ लगाना है RT, ठीक ना। R आपका गैस नियतांक है, T आपका टेम्परेचर है, बाकी सारा चीज़ वही है, ठीक। भी आपका आयतन है, ठीक ना। चलिए, तो ये जो है इस तरह का समीकरण आपका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। इससे ज़्यादा यहाँ पे और कुछ है नहीं, ये न्यूमेरिकल है। और आपको हाँ, प्रतिलोम परासरण के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो ये आपसे पूछा जाता है, और इसी को विपरीत परासरण करके भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है, ठीक। तो प्रतिलोम परासरण की बात करें तो ये बिल्कुल यहाँ लिखना है आपको कि अत्यधिक, लिखिएगा, परासरण दाब से अधिक प्रेशर या अधिक दाब लगाकर हम परासरण की दिशा को बदल सकते हैं, हम परासरण की दिशा को बदल सकते हैं, जिसे प्रतिलोम परासरण कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपको इतना ही है, और आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए इस तरह से, चलिए एक आपका आता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। यही इसी के बारे में मैं आपको बात कर रहा था, ठीक ना, कि मोलर जो है, मोलर द्रव्यमान में जो है चेंज आ जाता है, जिसके कारण जो है क्या करना पड़ता है, तो जिसके कारण जो है बहुत सारा जो है मतलब चेंजेस जो आता है ना, तो उसी के लिए आखिर कितना चेंजेस आएगा, क्या चेंजेस आएगा, किस तरह के बिलियन में कितना चेंजेस आएगा, उसी के लिए एक नियम बताए हैं। तो वो नियम जो है कौन बताए हुए हैं, तो ये नियम जो है आपका बेंट, चलिए बेंट करके है यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये देखिए बेंट ने जो है आपको ये नियम बताए हैं 1880 में, ठीक ना। बेंट हॉक ये नियम बताए हैं किसके लिए, असामान्य मोलर द्रव्यमान के लिए, असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखिए असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है, ठीक ना। देखिए लिखिए ऐसा द्रव्यमान जो सामान्य अनुमान द्रव्यमान से, जो सामान्य अनुमान द्रव्यमान से कम या अधिक हो जाए, तो उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक। यानी कि जैसे देखो हम किसी चीज़ का जो है क्या कर रहे हैं, अच्छा ये ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा देखो यहाँ पे इस वजह से होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने जो है किसके लिए,
हिमांक अवनमन में भी आपने किसका M2 का यूज किया था, यानी मोलर द्रव्यमान का। आपने जो है फिर किसमें, आपने हिमांक अवनमन के बाद आपने क्या पढ़ा था, क्वथनांक का उन्नयन, उसमें भी जो है आपने यूज किया था M2 का। तो इन सब के द्वारा अगर जो है निकाला जाता है M2, तो उसका द्रव्यमान और जो है आपका सिंपल सा मतलब जिसमें कि जो उसका रियल द्रव्यमान है उसमें जो है ये द्रव्यमान मतलब रियल द्रव्यमान जो है, तो दोनों में क्या हो जाता है, काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ये जो है हम लोग फॉर्मूला उसके बराबर कर लेते हैं, लेकिन ये जो है आपका काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। और वो अंतर किसके वजह से मिलता है, तो ये जो अंतर जो है आपका यही बांट करके जो है, जो वो जो है एक अपना गुणांक दिए हैं, तो वो उसी गुणांक के चलते जो है देखने को मिलता है। जबकि उस गुणांक को अगर हम इस द्रव्यमान और इस द्रव्यमान के मध्य जो है हम इसको गुणांक को अगर लगा दें, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, तब जाके जो है ये इक्वल में बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही गुणांक का जो है पता लगाए थे कौन, बांट 1880 में। ठीक ना। ये देखिए है ना यहाँ पे डेल TF, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ना हिमांक का अवनमन। ठीक है ना। इसके आधार पे जो हम लोग निकालते हैं द्रव्यमान, और उसमें जो निकालते हैं दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता है। ठीक है ना। और इसी को लेके जो है बांट ने 1880 में एक बांट हॉक ने 1880 में एक जो है नियम दिए थे, जिसको क्या बोला जाता है, बांट का नियम कहा जाता है। ठीक ना। और ये देखिए, इसको एक बार देख लीजिए, इसको जो है किससे आपका आई से डिनोट किया जाता है। ठीक ना। जिसे क्या बोलते हैं, बांट हॉक गुणांक बोलते हैं। गुणक यहाँ पे लिखा हुआ है, बांट हॉक गुणांक बोलते हैं। ठीक ना। चलिए, तो ये देखिए आई के बराबर जो है कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं। जैसे कि आपका हो गया आई बराबर क्या क्या होता है, तो आई बराबर होता है आपका सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असमान मोलर द्रव्यमान, यानी दोनों का मोलर द्रव्यमान निकालना है, दोनों का रेशियो। सबसे पहला तो ये होता है। और ये दूसरा में देखिए इसका और फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षित अनुसंख्यक गुण। ठीक है ना। और दूसरा परिकलित, एक तो परीक्षण के द्वारा जो अनुकलित गुण हुआ प्राप्त वो, और दूसरा क्या है परिकलित, यानी जो कि पहले से निर्धारित है वो। दोनों का रेशियो भी ये कहलाता है आपका बेंट गुणांक, बेंट हॉक गुणांक। दूसरा जो है यहाँ पे देखिए, दूसरा अब देखिए यहाँ पे संगुणन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका संगुणन और आपका वियोजन, ये क्या है। तो इसको समझने से पहले जो है, चलिए जैसे कि आप जब KCl, सिंपल सा बात है, पोटेशियम, देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ ऊपर, KCl को जब आप पानी में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा आपस में। और ये टूट के जो है क्या बना देगा, K+Cl-, ये जो है इस तरह से बना देगा। टूट के जो है दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में क्या बोलते हैं, इसको वियोजन बोलते हैं। ठीक ना। और जो है मतलब संगुणित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं संगुणन। जो संगुणित हो जाता है यानी जुड़ जाता है तो उसको संगुणन बोलते हैं। ठीक ना। तो वियोजन और संगुणन में आपको अंतर आ गया होगा समझ में। ठीक। तो इसके आधार पे क्या होता है, तो यहाँ पे वियोजन या संगुणन में क्या होता है के पश्चात जो है, यानी उसके पश्चात, जैसे पानी में KCl को डालने के बाद, ठीक ना, कणों के कुल मोल की संख्या और उससे पहले, उससे जो पहले है उस समय जो है कितना मोल है। ठीक ना। तो उस समय यानी उसके डालने के पहले, तो दोनों का रेशियो। ठीक। ये भी जो है आपका किसके बराबर होता है, बेंट हॉक गुणांक के बराबर होता है। बेंट हॉक गुणांक किसको बोलते हैं, यहाँ पे ये देखिए मैंने मार्किंग कर दिया। ठीक है। बेंट हॉक गुणांक यही है। ये आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि बेंट हॉक गुणांक क्या है, तो ये आपको जो है फॉर्मूलाज वहाँ पे लिखना है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए बेंट हॉक गुणांक, ये देखिए ये किस किस में काम में आया जाता है। तो ये सबसे पहले तो आपका देखिए आपेक्षिक अवनमन हम लोगों ने पढ़ा था वाष्प दाब का। तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, तो उसमें भी जब द्रव्यमान की हम लोग जब बात करते हैं, तो ये जो है आपका
इतना होता था। लेकिन इसमें आपको जो है क्या मिलाना पड़ेगा, बेंट हॉक गुणांक, ये गुणांक करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों रियल में इक्वल में बराबर होंगे। फिर उसी तरह जो है आपका क्वथनांक का उन्नयन, इसमें भी आपको देखो यहाँ पे मिलाया हुआ है बेंट हॉक गुणांक, और तब जाके ये जो है दोनों बराबर होंगे रियल में। उसी तरह हिमांक वाला में भी, और फिर आपका यहाँ पे प्रासरण दाब वाला में भी, यानी ये जो है सबके लिए काम में आ गया। ठीक है, बेंट हॉक गुणांक जो है ये सबके लिए काम में आया। ठीक, इसके अलावा जो है एक चीज़ आपको और जानना है कि जो वियोजन यानी जो टूटने वाला जो यौगिक होगा, उसका जो बेंट हॉक क्वथनांक होगा उसका 1 से अधिक होगा। देखो ध्यान से यहाँ पे, जो कि वियोजन वाला पार्ट जो होगा, यानी जो कि टूटने वाला होगा, उसका क्या होगा, 1 से बड़ा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, 1 से बड़ा। ठीक, आई का मान 1 से बड़ा। और जो मतलब जुड़ने वाला होगा, संगुणन वाला पार्ट, तो संगुणन वाला 1 से छोटा, आई का मान 1 से छोटा। ठीक, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक ना, एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये देखिए जैसे KCl, तो इसका मान कितना है, इसका मान आपका जो है लगभग 2 के बराबर है, 1.85, 1.85 के बराबर। NaCl, ये भी आपका 1 से बड़ा है, 1.87 के बराबर है। ठीक ना, अब उसी प्रकार जो है यहाँ पे सारा का सारा वही दिया हुआ है। अब उसी तरह अगर आपसे क्या दे दे, संगुणन वाला किसको बोलते हैं, संगुणन, जैसे कि बेंजीन दे दे आपको, तो बेंजीन का जो है आपका मान हो जाएगा लगभग 0.5। लगभग का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, लगभग का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये 0.5 के बराबर हो जाएगा। ओके, ये बेंजीन का, ये सवाल भी आपसे बनते हैं कि संगुणन में जो है, और आपका संगुणन ऐसे करके पूछ देंगे आपसे 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कि संगुणन में बेंट हॉक क्वथनांक का मान 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर, कोई नहीं, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देंगे। तो संगुणन में आपका बेंट हॉक क्वथनांक का मान, बेंट हॉक गुणांक का मान संगुणन में 1 से कम होता है और वियोजन में 1 से अधिक होता है। ये बात आपको याद रखना है। ओके, तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है। इससे ज़्यादा जो है इससे कुछ पूछा नहीं जाता है। बाकी 1-2 न्यूमेरिकल है तो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि सारा फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। और जो नहीं बनता है तो फिर जो है मतलब आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप जो है क्या कर सकते हैं, उस न्यूमेरिकल का जो भी न्यूमेरिकल देखो इसमें बना हुआ भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे है ना 2.12, तो आप जो है उसका नंबर जो है लिख के आप पोस्ट कर सकते हो कि ये न्यूमेरिकल जो है समझा दीजिए, तो मैं आपको उसका जो है डिटेल के अंदर जो है बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप से जुड़ना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर ज्वाइन लिखिएगा, अपना नंबर लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर, उससे कि मैं आपको व्हाट्सएप पे भी जोड़ सकता हूँ। उसके बाद जो है अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप सर्च कीजिएगा स्टडी इंडिया टेलीग्राम पे, वो आपको जो है सिंबल बिल्कुल इसी तरह का चैनल में जो सिंबल है उसी तरह से आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक ना, उसके बाद जो है फेसबुक पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको जहाँ मन चाहे आप ज्वाइन कर सकते हो, बस आपको जो है पढ़ने का मन होना चाहिए। ठीक है, ये आप पे निर्भर करता है। इसमें जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट कर सकता हूँ, इसके अलावा ये आप पे निर्भर करता है कि आप जो है क्या करना चाहते हैं। ठीक ना, आप एक बार में एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं या फिर दोबारा मतलब देना चाहते हैं, तो ये आप पे निर्भर करता है। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तब तक जो है पढ़ाई को जो है अच्छे से बिल्कुल इन्जॉयमेंट तरीके से पढ़िए और बिल्कुल आगे बढ़िए। ठीक है, ओके, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।